वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको न्याय के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, आपको पता है कि हमारे समाज में जो व्यवस्था है, जिसको हम संगठित व्यवस्था कहते हैं, उसका आधार जो है वो कानून है। और कानून का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना होता है। न्याय के बिना कानून की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बच्चों, लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि यदि राज्य में न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधेरा कितना घना होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बच्चों, जब हम न्याय की धारणा की बात करते हैं तो जो न्याय की धारणा है वो पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही राजनीतिक दर्शनों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। न्याय न केवल राजनीतिक वरन नैतिक चिंतन का भी एक अनिवार्य अंग और बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अगर हम देखते हैं न्याय के संबंध में, तो न्याय का अध्ययन सबसे पहले प्लेटो की विचारधारा में प्रारंभ हुआ। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में न्याय संबंधी धारणा पर विचार किया। इन्होंने न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज की। रिपब्लिक में उसके न्याय संबंधी धारणा इतनी महत्वपूर्ण है कि रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है उसे न्याय से संबंधित ही रखा गया है। प्लेटो ने बच्चों न्याय का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो एक कानूनी सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। प्लेटो ने जो न्याय शब्द का प्रयोग जो किया है वो लौकिक धर्म के पर्यायवाची अर्थ के रूप में किया है। प्लेटो कहता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। प्लेटो का कहना था कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व मौजूद है। पहला इंद्रिय तृष्णा, जिसे इंद्रिय तृष्णा कहेंगे, दूसरा शौर्य, तीसरा बुद्धि। इन तीन तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में भी तीन वर्ग होते हैं। जैसे शौर्य को रिप्रेजेंट करता है शासक वर्ग, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है शासक वर्ग, शौर्य को रिप्रेजेंट करता है सैनिक वर्ग, और इच्छा तत्व जो इंद्रिय तृष्णा है उसको रिप्रेजेंट करता है उत्पादक या सेवक वर्ग। प्लेटो कहता है कि ये तीनों वर्ग आपस में एक दूसरे का कार्य करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न, अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। बच्चों, हमने देखा कि प्लेटो की तरह ही अरस्तु ने भी न्याय की धारणा, न्याय को बहुत महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु ने न्याय के दो भेद माने हैं, एक तो वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारक न्याय। इसी प्रकार से थॉमस एक्विनास ने भी न्याय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। एक्विनास प्रधान रूप में रोमन विधि शास्त्रियों के मत का अनुकरण करता है और एक्विनास कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा ही न्याय है। बच्चों, जिस प्रकार से ऑगस्टाइन एक्विनास के बाद मध्य युग, आधुनिक युग के पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में न्याय पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में प्राचीन धारणा और आधुनिक संबंध में आधारभूत अंतर भी है। प्राचीन युग में न्याय की नैतिक दृष्टि से विवेचना की गई थी पाश्चात्य जगत में, और मध्य युग के अंत और आधुनिक युग में न्याय की कानूनी दृष्टि से विवेचना की गई है। लेकिन बच्चों, इसके जस्ट विपरीत भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी न्याय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। मनु ने, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज और सोमदेव आदि सभी के द्वारा राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस संबंध में भारतीय राजनीतिक चिंतकों की यह विशेषता रही है कि प्राचीन युग में न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिम ने राजनीतिक चिंतन आधुनिक युग में ही अपना सके। यानी कि पाश्चात्य जगत ने न्याय को, जैसे प्लेटो ने पहले न्याय को कानूनी रूप में धारण किया था, प्लेटो का जो न्याय है वो एक नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है प्लेटो न्याय को। लेकिन भारतीय चिंतन में
न्याय जो है वो प्रारंभ से ही कानूनी और नैतिक दोनों है। जैसे प्लेटो जो मनु जो है, मनु ने न्याय की दो श्रेणियां, विवादों की दो श्रेणियां बताई थी, जिसे हम आज दीवानी और फौजदारी की संज्ञा देते हैं। मनु ने न्याय की निष्पक्षता और सत्यता पर अधिक बल दिया और उन्होंने कहा कि जिस सभा या न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है, उसके सदस्य ही अब पाप से ही नष्ट हो जाते हैं। कौटिल्य ने संपूर्ण न्याय प्रणाली को राज्य का कौटिल्य प्राण मानता है। न्याय प्रणाली को उसका कहना है कि राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। न्याय का उद्देश्य जो है प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है और सामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करता है, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन, जिन्हें वर्तमान समय में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के समान कहा जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों, भारतीय राजनीतिक चिंतक जो थे उन्होंने न्याय को न केवल नैतिक रूप में स्वीकार किया है, बल्कि न्याय की कानूनी और नैतिक दोनों ही व्याख्या की है। अब मैं आपको न्याय का अर्थ बताना चाहूंगी। बच्चों, वर्तमान समय में न्याय का अर्थ क्या होगा? न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय ही न्याय कहलाता है। किंतु वाकई में न्याय क्या न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय है? न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय एक तरफ न्याय है तो दूसरे के लिए अन्याय भी हो सकता है, यदि किसी न किसी कारणवश वो गलत हो तो, अन्यथा न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय न्याय ही कहलाएगा। बच्चों, न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही विचार होता आया है। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई है, जैसी करनी वैसी भरनी जो है वो भी न्याय का पर्याय माना जाता है। तो कभी ईश्वर की इच्छा या पूर्व जन्म के कार्यों का फल जो है वो भी हम न्याय के समान ही मानते हैं। आधुनिक समय में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। बच्चों, न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है, उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो, बहुमत तक के कल्याण से भिन्न हो। बच्चों, न्याय की धारणा में मुख्यतः दो आधार होते हैं, स्वतंत्रता और समानता। जिस न्याय में स्वतंत्रता और समानता समाहित हो वो न्याय वाकई में न्याय होता है। अब मैं न्याय के जो विविध रूप हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। परंपरागत जो न्याय है उसकी जो दो धारणाएं प्रचलित रही, पहली कानूनी और दूसरी नैतिक। यहाँ हम ये कहेंगे पहली नैतिक, दूसरी कानूनी। लेकिन आज की स्थिति में न्याय ने बहुत व्यापकता प्राप्त कर ली है। आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक न्याय भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। मैं आपको न्याय के बहुत सारे रूप बताऊंगी, जैसे नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। नैतिक न्याय की बात करेंगे अपन सबसे पहले। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम होते हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब हमारा आचरण जो है वो इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक अवस्था होती है न्याय की, और जब हमारा आचरण इनके विपरीत होता है तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है, जैसे हम कह सकते हैं सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव रखना, प्रतिज्ञा पूरी करना, वचन का पालन करना, उदारता और दान का परिचय देना आदि। नैतिक न्याय और नैतिकता परस्पर संबंधित होते हुए भी इनमें कुछ भेद है, और नैतिकता नैतिक न्याय की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है। जब मैं कानूनी न्याय की बात करती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि राज्य के जो उद्देश्य है उसमें न्याय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा गया है।
मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय न्याय है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित है जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। पहला, कानूनों का निर्माण, अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए। दूसरा, कानूनों को लागू करना, अर्थात बनाए गए कानूनों को यथोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों का न्यायोचित ढंग से लागू करने का मतलब ये है बच्चों कि जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो न्याय है वो है राजनीतिक न्याय। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के उन सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सके और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य भी साधन होते हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना आदि। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग या विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त वर्ग नहीं होता है। इसके अलावा बच्चों, सामाजिक न्याय पर हम जब विचार करते हैं तो सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के संपूर्ण अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपनी विधायी और प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। बच्चों, वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक लोकप्रिय है और सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व में करोड़ों लोगों द्वारा मार्क्सवाद या समाजवाद के अन्य किसी रूप को अपना लिया गया है। बच्चों, इस संबंध में मैं यही कहूंगी कि सामाजिक न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता के आदर्श बिल्कुल निरर्थक हो जाते हैं। अब मैं आपसे आर्थिक न्याय के बारे में बात करूंगी। आर्थिक न्याय एक प्रकार से बच्चों सामाजिक न्याय का ही अंग होता है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का मतलब पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी मानी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिए जाए। इसमें यह बात भी कही जा सकती है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना बहुत आवश्यक है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। बच्चों, इसके अलावा भारतीय संविधान ने भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श की वही भूमिका है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है भारतीय संविधान। संविधान निर्माताओं के द्वारा इस बात को अच्छी तरह समझ लिया गया है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता और समानता की ही नहीं बल्कि न्याय की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्याय के बिना स्वतंत्रता, समानता के आदर्श बिल्कुल खोखले हो जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं। संविधान की प्रस्तावनाओं में सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। भारतीय संविधान को सबसे पहले लोकतांत्रिक व गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया गया है।
और संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इसके अलावा सामाजिक न्याय के आदर्शों को भी अनेक रूपों में स्वीकार किया गया है और संविधान के तीसरे भाग, जिसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, और चौथे भाग, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है, उन दोनों भागों में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विविध उपायों का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार बच्चों, भारत के संविधान के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में विविध कार्य करने का निर्देश दिया गया है। जैसे राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष का समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो सके कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। राज्य अपने आर्थिक साधनों के द्वारा और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। इस प्रकार बच्चों, इस प्रकार की व्यवस्था करके भारतीय संविधान जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इस प्रकार से बच्चों, भारत हमारा जो न्याय है वो नैतिक, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो न्याय की धारणा के बहुत सारे रूप है। अब मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगी उसमें न्याय के जो आधार तत्व हैं उनके बारे में बताऊंगी, न्याय को प्राप्त करने के जो साधन हैं उनके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।